अब बात करने वाले हैं यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन जो होता है वो होता क्या है? इट इज़ द एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंड्यूट किसके बीच में होता है? बिटवीन रीनल पेल्विस एंड प्रॉक्सिमल यूरेटर। तो यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन जो रहता है एक एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कंड्यूट है बिटवीन रीनल पेल्विस एंड प्रॉक्सिमल यूरेटर, और इसका मेन काम क्या होता है? यूरिन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। ये कहाँ लोकेटेड होता है? एंटीरियर टू द L1 ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये जो रहता है फर्स्ट मेजर नैरोइंग पॉइंट होता है ऑफ द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो म्यूकोसा होती है वो किसकी बनी रहती है? यूरोथीलियम, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं जिसको, और सब म्यूकोसा में होता है कनेक्टिव टिश्यूज और वस्कुलर प्लेक्सेस। जो मसल लेयर होती है इसकी मसल लेयर अपोजिट होती है, जैसे नॉर्मली होता है उसके अपोजिट। इसमें जो रहती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर इनर होती है, तो इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर और सर्कुलर लेयर आउटर होती है। तो अगर हम बात करें कैसे होता है, यूरिन को ऊपर से नीचे आना होगा, तो ऊपर से नीचे आना होगा तो जो अंदर की लेयर होगी वो कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल। बट बीच बीच में क्या चाहिए होता है? फोर्स चाहिए रहता है, तो ये इंटरप्टेड लॉन्गिट्यूडनल होती है। इंटरप्टेड होती है जिसकी वजह से क्या हो जाए? पेरिस्टालसिस फोर्स जनरेट हो सके, तो पेरिस्टालसिस जनरेट होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है वो इंटरप्टेड रहती है, और जो बाहर रहता है वो क्या रहता है? सर्कुलर लेयर। तो जो बाहर अगर हम बात करें तो वो रहेगी सर्कुलर लेयर। और अगर हम ऊपर प्रॉक्सिमली की बात करें तो एक एडिशनल लेयर होती है जो कि होती है ऑब्लिक लेयर, उसमें ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं, वो एडिशनल लेयर होती है। फिर एडवेंटिशिया की बात करें तो उसमें क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स और माइक्रो वस्कुलेचर। तो जो अगर हम बात करें यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सबसे अंदर होगा म्यूकोसा। म्यूकोसा जो रहता है यूरोथीलियम की बनी रहती है। फिर होता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में वस्कुलर प्लेक्सेस होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें फिर मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस लेयर जो रहता है इनर लॉन्गिट्यूडनल आउटर सर्कुलर, उसके बाद ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं। फिर जो सबसे बाहर जो लेयर रहेगी वो रहती है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया लेयर में ही नर्व फाइबर्स होते हैं और माइक्रो वस्कुलेचर होते हैं। अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो जो मेन जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है? पेरिस्टालसिस। जैसे इसोफेगस में होता है वैसे यूरेटर में भी पेरिस्टालसिस होता है, और जो इसका यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है, ना कि ग्रेविटी डिपेंडेंट होता है। और बेसिकली जो ये पेरिस्टालसिस फोर्स होता है वो कैसे जनरेट होता है? बाय पेस मेकर सेल्स। तो जो पेस मेकर सेल्स होती है वो कहाँ होती है? पेल्विक कैलिसियल सिस्टम में, बेसिकली रीनल पेल्विस और माइनर कैलिक्स। जो माइनर कैलिक्स होता है वहाँ पे पेस मेकर सेल्स होती हैं, वो जनरेट करती हैं पेरिस्टालसिक फोर्स बाय स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन। तो वो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है, फिर वो फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स जनरेट होने के बाद कैसे प्रोपोगेट करता है? एज स्लो वेव्स, और स्लो वेव्स की तरह होता है। और फिर उस वेव्स की मदद से क्या होता है? स्मूथ मसल जो रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूरिन को प्रोपेल करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहा? पेस मेकर सेल्स। तो पेस मेकर सेल्स कहाँ रहेंगी? माइनर कैलिक्स और अपर रीनल पेल्विस। ये बेसिकली किस टाइप की सेल्स होती है? जो कजाल सेल्स होती है उनकी तरह होती है। तो दीज आर लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल, तो इनको बोलते हैं ICC लाइक या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल लाइक सेल्स होती हैं, और इन्हीं का मेन काम होता है डीपोलराइजेशन। एक साथ डीपोलराइजेशन जो वेव होता है जनरेट करते हैं वो कजाल्स। तो अगर हम बात करें इस फिगर की, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले इसमें क्या बताया है पेसमेकर का फंक्शन और यूरेट्रिक पेरिस्टालसिस। तो जो सबसे पहले बात करें तो जो कैलिसेस होता है, ये कैलिसेस ये जो रहता है, कैलिसेस कहाँ पे होगा? जो पिरामिड होगा जहाँ ओपन कर रही है मेडुलरी पिरामिड, तो वहाँ पे कैलिसेस, वहाँ पे वो जो रहेगा पेसमेकर रीजन रहता है, पेसमेकर डेंस रीजन रहता है। तो यहाँ पे पेसमेकर डेंस रीजन किसको बोलेंगे? जो एरिया जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेसमेकर सेल्स होते हैं, और ये बेसिकली कहाँ रहते हैं? कैलिसेस में और अपर रीनल पेल्विस में रहते हैं। फिर ये क्या करती है? एक ऑर्गेनाइज्ड जो रहता है, ऑर्गेनाइज तरीके से वेव जनरेट करती है बाय स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन। तो पेसमेकर जो सेल्स होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती हैं,
और पेसमेकर सेल्स की खास बात क्या होती है, ये PDGFR अल्फा पॉजिटिव होती है। तो पेसमेकर सेल्स जो रहती हैं वो जनरेट करती है पेरिस्टाल्टिक डायरेक्शन, वो पेरिस्टाल्टिक डायरेक्शन जो रहेगा पेल्विस में जाएगा और ये एक साथ जनरेट करती हैं। तो जो यूरिन रहता है बोलस के फॉर्म में अपर यूरेटर से फिर नीचे ब्लैडर की तरफ जाता है। तो ये बेसिकली होता कैसा है, ये बेसिकली जो रहता है स्मूथ मसल सेल लेयर होती है जो जनरेट करती है कॉन्ट्रैक्शन को। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है कितने स्टेप में होता है, 4 स्टेप में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पेस मेकर जो रहेंगे, पेस मेकर क्या करेंगे, पोटेंशियल जनरेट करेंगे। पोटेंशियल जनरेशन के बाद जो दूसरा रहता है, ये जो जनरेट हुआ है सेकेंड स्टेप में, ये क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल का प्रोपागेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेशन। तो जो एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेशन कैसे होता है, जो पेस मेकर पोटेंशियल होता है वो एडजेसेंट जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिससे कि जो एक्शन पोटेंशियल रहता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर करता है, इनिशिएट करता है। फिर उसके बाद ट्रिगर करने के बाद अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेशन हो गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्मूथ मसल जो रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब जो स्मूथ मसल जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल इसको भेजा गया है उसमें उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करती हैं। तो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, दे जनरेट पेरिस्टाल्टिक वेव्स, और ये जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है ये यूरिन को प्रोपल कर देती हैं, यूरिन डायरेक्शनल फ्लो होता है। फिर लास्ट में जो रहता है फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, तो जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की तो एक यूनि डायरेक्शनल में एक वेव क्रिएट करती हैं जो यूरिन को टुवर्ड्स द ब्लैडर मूव करता है। तो हम बात कर रहे हैं जो पेरिस्टाल्सिस कैसे बनता है। सबसे पहले पेसमेकर सेल्स जो रहती हैं वो पोटेंशियल जनरेट करती हैं, फिर उसके बाद जो वो पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल, वो प्रोपागेट होता है स्मूथ मसल्स को। जो स्मूथ मसल्स जो रहती हैं वो बेसिकली कैसे रहती हैं, PDGFR पॉजिटिव रहती हैं। फिर ये जो स्मूथ मसल्स रहती हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इनके कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक वेव एक क्रिएट होती है जो कि यूरिन को ट्रांसमिट करती है टुवर्ड्स द ब्लैडर। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर पेशेंट को जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, यूजुअली जब हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, यही जो पेस मेकर फंक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। और ये क्यों लॉस्ट हो जाएगा, बेसिकली जो ये पेस मेकर सेल्स होती है ये दो तरीके से स्टिमुलेट होती है, एक तो स्पॉन्टेनियस रहता है, दूसरा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स या पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो पेरिस्टाल्सिस कॉज कराता है, जबकि सिंपैथेटिक जो रहता है रिलैक्सेशन कराता है, स्मूथ जो मसल्स होते हैं रिलैक्स। तो उस नर्व फाइबर के डिसरप्शन की वजह से क्या होता है, ये जो रहता है प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है। और दूसरा जो रहता है, जो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उनके जो मसल्स फाइबर है उसमें क्या हो जाए, हाइपरट्रॉफी हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, या उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और जो जनरेशन हो रहा है इम्पल्स का और प्रोपगेशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का वो नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाता है और यूरिन जो रहता है प्रॉक्सिमली एक्युमुलेट होने लगता है और धीरे धीरे जो रहती है किडनी स्वेल कर जाती है और फाइनली चलकर ये किडनी डैमेज होगा। हमने PDGFR जो अल्फा पढ़ा, जो PDGFR अल्फा स्मूथ मसल सेल्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर अब आगे हम बात करें यूरेटर का, तो यूरेटर जो रहता है डेवलप कैसे होता है, हम पढ़ते हैं किडनी जो रहता है 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्रोनेफ्रोज, दूसरा होता है मीजोनेफ्रोज, तीसरा होता है मेटानेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज यूजुअली 3rd वीक में डेवलप करता है और 4th वीक में डिजनरेट कर जाता है। फिर मीजोनेफ्रोज जो रहता है 4th वीक में डेवलप करता है और 5th वीक ऑनवर्ड जो रहता है 6 to 10th वीक तक काम करता है। ये जो 6 to 10th वीक रहता है फीटस लाइफ में मीजोनेफ्रोज काम करता है, फिर डिजनरेट कर जाता है। और जो मेटानेफ्रोज रहता है 5th वीक में डेवलप करता है। तो जो 5th वीक में मेटानेफ्रोज डेवलप करता है वो बेसिकली किस तरीके से बनता है, उसमें 5th वीक में यूरेट्रिक बड बनता है। ये जो रहता है नेफ्रिक डक्ट होती है, नेफ्रिक डक्ट में क्या बनेगा, यूरेट्रिक बड। और ये यूजुअली कब बनता है, 5th वीक में। और ये क्या बना, ये है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मेटानेफ्रिक मीजेंकाइम।
तो ये जो मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा होता है और यूरेटिक बड, इन दोनों के बीच में जो आपस में रेसिप्रोकल इंडक्शन कम्युनिकेशन होता है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। और यूरेटिक बड क्या करेगा, ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम में चेंजेस करता है, उसको बोलते हैं मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन। तो ये जो मेसेनकाइम है वो एपिथेलियल सेल में चेंज हो जाएगा और उसके लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है जिनकी मदद से होता है। तो फिर फाइनली जो रहता है ये किडनी बनती है। तो ये जो फाइनल जो किडनी बनती है, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी फंक्शन जो बनता है वो किससे बनेगा, ये जो रेड वाला है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन बना रहा है, वो है मेटानेफ्रिक। तो नेफ्रॉन से मेटानेफ्रिक बनेगा और इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आएगा ग्लोमेरुलस, पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेले और फिर उसके बाद डीसीटी, इतना बनता है। और अगर हम बात करें यूरेट्रिक बड से क्या बनेगा, तो यूरेट्रिक बड से बनता है कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग सिस्टम। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाएगा, कैलिसिस में जाता है और कैलिक से होता हुआ पेल्विस और पेल्विस से होता हुआ यूरेटर और फिर फाइनली ब्लैडर। तो इस तरीके से तो जो यूरेटर तक पूरा डेवलपमेंट होगा वो किससे हो रहा है, हो रहा है यूरेट्रिक बड आउटग्रोथ से। तो अब इसमें जो यूरेट्रिक डेवलपमेंट है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस जो डेवलपमेंट है, ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर रेगुलेशन दिखा रहा है यूरेट्रिक डेवलपमेंट का। तो इसमें जो बेसिकली जो रहता है स्मूथ मसल के डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही डेवलपमेंटल जो बेसिस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है यूरेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। तो हमने बता दिया जो यूरेट्रिक बड है वो डेवलप कर रहा है 5th वीक में। फिर अब बात करें WNT वॉन्ड सिग्नलिंग की बात करें, तो जो ये यूरेट्रिक इलोंगेशन होता है, जो यूरेटर इलोंगेट हो रहा है, जो तो ये जो यूरेटर इलोंगेट होता है ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, ये जो यूरेटर इलोंगेट होता है ब्लैडर से किडनी की तरफ होता है और ये बेसिकली होता है वॉन्ट की वजह से। तो जो वॉन्ट सिग्नलिंग पाथवे होता है यही जो रहता है यूरेटर को ब्लैडर से किडनी की तरफ डेवलप कराता है। फिर अगर हम बात करें, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इमेज हम देख रहे हैं यूरेटर का। इसमें जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, एपिथेलियल लेयर। अब जो इनर मोस्ट एपिथेलियल लेयर है होता है वही जो रहती है वो यूरोथेलियम बनाती है। तो यूरोथेलियम ऑफ द यूरेटर इज फाउंड बाय इनर मोस्ट एपिथेलियम लेयर। तो ये क्या करती है, इसका जो मेन काम रहता है जब यूरिन इसमें जाता है तो ये स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है जिससे कि यूरिन जो रहता है उसमें एकोमोडेट कर सके। तो स्ट्रेच एकोमोडेशन, स्ट्रेच एकोमोडेशन की वजह से ही यूरिन जो रहता है स्टोर हो पाता है। तो ये यूरोथेलियम लेयर की काम होती है। अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो इसका डेवलपमेंट कराता है, वो क्या होता है, सोनिक हेज हॉग फैक्टर, सोनिक हेज हॉग SHH। तो जो हम ये SHH देख रहे हैं ये क्या है, सोनिक हेज हॉग फैक्टर। तो ये जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए, ये होता है एपिथेलियल लेयर के डेवलपमेंट के लिए। जो एपिथेलियल लेयर यूरोथेलियल बनाता है वो सोनिक हेज हॉग फैक्टर की वजह से डेवलप होता है। फिर उसके बाद हम बात करें जो बीच का लेयर देख रहे हैं ये पिंक कलर से, वो जो है मिडिल पिंक लेयर जो है वो स्मूथ मसल की लेयर है। अब स्मूथ मसल की लेयर देख लेते हैं। तो जो पिंक कलर से लेयर हमने बनाया है वो है स्मूथ मसल की लेयर। और ये जो स्मूथ मसल लेयर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, हम देख रहे हैं सबसे पहले आउटर लेयर। तो आउटर लेयर जब हम देखेंगे तो जो रहता है आउटर सर्कुलर होता है, आउटर सर्कुलर रहता है। और इनर लेयर देखते हैं, और इनर जो लेयर है ये वाली इनर है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऐसे लंबे में रहता है, लॉन्गिट्यूडनल रहता है, नॉर्मल से अलग रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट है यूनिक अरेंजमेंट, इसी की वजह से जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जनरेट होती हैं। फिर अब हम सबसे बाहर जो देख रहे हैं ब्लू कलर का वो होता है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर देख रहे हैं। तो ये रहा कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरा इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें जो ये फैक्टर है TBX18, TBX18 जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, टी बॉक्स। क्या है ये फैक्टर, टी बॉक्स। तो ये टी बॉक्स जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो यूजुअली जब भी ये जो स्मूथ मसल सेल लेयर है इसको हम ऐसे कंसिडर करें कि हमें जो है फौजी बनाना है किसी को, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई जाएगा
और छोटे छोटे बच्चों को सड़क से पिक करेगा कि जिसको आर्मी में लेना है, रिक्रूटमेंट करना है, आइडेंटिटी कि इस बच्चे को लेना है। फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर किसी औरत के पास छोड़ देगा जो उसकी माँ की तरह होगी और उस बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करेगी। फिर वो जो माँ रहेगी उसको खाना पानी देगी ताकि उसका बॉडी ग्रो करता रहे इस दौरान। फिर फाइनली जब बच्चा होगा तो एक कैरियर चूज करेगा आर्मी में कि वो नेवी में जाना चाहता है या किस में, नेवी में जाना चाहता है या जो रहता है वायु में, एयरफोर्स में जाना चाहता है। तो ये जो चीजें होती हैं इसी तरीके से सेल का होता है। सेल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, टी बॉक्स जो रहता है TBX18, ये TBX18 ऐसे जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए, तो TBX18 जो रहता है टी बॉक्स फैक्टर, वो क्या करेगा, बच्चे को चूज करने वाला जो काम है ये करेगा। तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल सेल आइडेंटिटी। तो सबसे पहला स्मूथ मसल सेल आइडेंटिटी की, स्मूथ मसल सेल की जो आइडेंटिटी है सबसे पहले टी बॉक्स देता है। तो इससे होता क्या है कि इससे मेसोडर्मल सेल्स जो रहती हैं वो कमिटेड हो जाती हैं कि वो आगे चल के क्या बनाएंगी, स्मूथ मसल सेल्स रेदर देन कुछ और बनाएंगी। तो सबसे पहले स्मूथ मसल सेल्स की आइडेंटिटी करना काम क्या होता है, टी बॉक्स का। तो ये कुछ सेल्स को सेलेक्ट कर लेता है टी बॉक्स, जो फिर उनको बोलता है कि आगे चल के तुम्हें स्मूथ मसल सेल्स बनना है। फिर वो टी बॉक्स क्या करता है, BMP4 को देता है। BMP4 क्या रहती है, माँ की तरह रहती है। तो ये फिर क्या करती है, ये इस प्रोजेनेटर सेल्स को मैच्योर स्मूथ मसल सेल्स में बनाती है। अभी जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्रोजेनेटर सेल्स को मैच्योर स्मूथ मसल सेल्स में कन्वर्ट करती है, ये होती है BMP4। ठीक है, तो ये रेगुलेट करती है पूरा ट्रांजिशन। फिर उसके बाद अब इसको डेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना और पानी। तो खाना पानी क्या रहता है, TSH, Z3 और मायोसाइट G। तो मायोसाइट G क्या है, मायोकार्डिन। तो अब ये क्या होता है, ये बेसिकली जो बॉडी हमारे किसका बनता है, प्रोटीन का। तो जो स्मूथ मसल्स किसके बने रहेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो रहता है वो इस खाना पानी से मिलेगा, TSH और मायोCD, ये इससे मिलेगा। फिर फाइनली जब सेल्स बड़े हो जाएंगे तो अपना कैरियर चूज करेंगे। तो कैरियर जो डिसाइडिंग होता है वो क्या होता है, कैल्सीन्यूरिन। तो जो फाइनल मैचुरेशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल स्मूथ मसल सेल्स का, वो रहता है कैल्सीन्यूरिन के थ्रू। तो ये क्या करता है, मैचुरेशन, मैचुरेशन स्मूथ मसल मैचुरेशन। तो स्मूथ मसल सेल्स मैच्योर हो जाएंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जो 4 चीजें होती है, TBX, BMP4, TSH, Z3, मायोसाइट और कैल्सीन्यूरिन, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूरिट्रिक मसल डेवलपमेंट में। अब ये सब जब आपस में एक साथ काम करती हैं तो पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट होता है। फिर उसके बाद अब आगे बात करते हैं, जो इम्पल्स जो जनरेट होता है, वो जो इम्पल्स जनरेट होता है वो गैप जंक्शन के थ्रू जाता है। और जो गैप जंक्शन रहता है उनके बीच में जो कनेक्शन बनता है वो किससे बनता है, कनेक्शन 43-45। तो कनेक्शन 43-45 जो होता है कनेक्सिंग प्रोटीन होता है 43-45, उसकी वजह से इम्पल्स जो रहता है, अब ये इम्पल्स स्मूथ मसल सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड है और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो बीच में जो कनेक्शंस बनता है तो वो किससे बनेगा, कनेक्शन 43, कनेक्शन 45, ये एक तरह की गैप जंक्शन प्रोटीन होता है। अब इस तरीके से पूरा सिंक्रोनाइज तरीके से पेरिस्टाल्सिस होता है यूपीजे से। तो ये जो चीज़ है ये किस चीज़ का कंटिन्यूशन था, फंक्शन था। तो पेस मेकर सेल्स का क्या फंक्शन है, पहला जनरेट रिदमिक डीपोलराइजेशन। तो पहला फंक्शन तो हो गया कि रिदमिक डीपोलराइजेशन का। फिर दूसरा इम्पल्स को कंडक्ट करती है बाया गैप जंक्शन। तो जो गैप जंक्शन के थ्रू इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम होता है वो भी पेसमेकर सेल्स का होता है। और तीसरा जो फंक्शन होता है वो पेरिस्टाल्सिस को सिंक्रोनाइज करती है। तो पहला तो जैसे होता है कि घर में जैसे माँ आती है खाना बनाती है तो क्या करती है, सामान भी वो खुद ही लाती है, आटा भी खुद ही बेल रही है, रोटी भी खुद ही बना रही है और खिला भी खुद ही रही है। तो सब कुछ माँ का ही कर रही है। उसी तरीके से ये पेस मेकर भी एक माँ की तरह होती है। तो ये करती क्या है कि जनरेट भी खुद ही करती है, पोटेंशियल जो है जनरेट खुद ही करेगी। अब खुद उसको करके खुद ही लेके भी जाएगी, कंडक्ट भी खुद ही करती है। जितने भी गड्ढे होते हैं गैप जंक्शन उन सबको क्रॉस करते हुए लेके जाती है। और फिर बाद में ये देखती भी है कि पेरिस्टाल्सिस अच्छे से हो रहा है कि नहीं, तो सिंक्रोनाइज भी वही करती है। तो ये सब पेसमेकर सेल्स के काम होते हैं। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल होगा। यूनि डायरेक्शनल का मतलब पेल्विस से फिर पीओजे, पीओजे से यूरेटर में जाता है। तो ये यूनि डायरेक्शनल होता क्यों है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर डिफरेंस जो होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। उस डिफरेंशियल प्रेशर और मसल टोन की वजह से यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है। अब ये पेरिस्टाल्सिस होता क्यों है, जब हम पैदा होते हैं तो 1 मिनट में 6 बार ऐसा होता है।
फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट 1 या 2 पे आ जाते हैं। तो एडल्ट में 1 या 2 कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, जबकि जब हम छोटे रहते हैं तो 6 कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पीयूजे रहता है उसमें एकोमोडेशन की उतनी शक्ति नहीं होती, उसका कंप्लायंस बहुत कम होता है, तो ज़्यादा यूरिन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो जो भी आता है उसको फटाफट फटाफट बाहर निकालता रहता है, तो इसलिए न्यूनेट्स में हायर रहती है। अगर हम बात करें प्रेशर की, तो जो रीनल पेल्विस है उसमें क्या रहेगा, उसका कंप्लायंस हाई रहेगा। अब कंप्लायंस हाई होने का क्या फायदा हो रहता है कि वो आसानी से एक्सपेंड कर जाता है, तो फिर आप उसमें जो है यूरिन को रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूपीजे, यूपीजे जो रहता है उसका कंप्लायंस लो रहता है। तो ये जो दोनों, इसका जो कंप्लायंस रीनल पेल्विस का हाई है, रीनल पेल्विस का हाई है और फिर इसका लो रहता है, तो यहाँ हाई है यहाँ लो है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और यूरिन फॉरवर्ड प्रोपेल होता है, पीछे नहीं जा पाता है, यहाँ से यूरिन ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ बहुत हाई प्रेशर लगता है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह कौन एक्ट करेगा, यूपीजे, और यूरिन को फॉरवर्ड प्रोपेल कर देता है। जबकि यूरेटर की बात करें तो यूरेटर को काम क्या होता है, कैरी करना, तो ऐसे में उसका कंप्लायंस मॉडरेट रहता है और वो बोलस को कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव। तो फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या होता है इस तरीके के अरेंजमेंट का, इस तरीके के अरेंजमेंट का फंक्शनल सिग्निफिकेंट ये होता है कि इस ग्रेडियंट की मदद से जो रहता है प्रेशर जो रहता है रीनल पेल्विस में बढ़ता रहता है, और प्रेशर जब बिल्डअप हो जाता है रीनल पेल्विस में तो वो पेरिस्टाल्टिक एम्प्टिंग को ट्रिगर करता है और रिफ्लक्स भी नहीं होने देना है। तो दो बेनिफिट है, तो एक तो पेरिस्टाल्सिस भी हो रहा है कि मतलब अगर यूरिन कलेक्ट होता जा रहा है और यूपीजे का काफी ज्यादा लो है कंप्लायंस, तो प्रेशर उसको खाली करने का भी इम्पल्स मिलता है और वापस भी नहीं जाता है। अब बात करें तो यूपीजे मसल्स में जो रहता है कुछ जगह जो रहता है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो रहते हैं वो नहीं होते हैं, तो इससे होता क्या है कि पेरिस्टाल्टिक जो होता है अच्छे से होता है, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जो गैप जंक्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब बढ़ता जाता है तो इससे होता क्या है, गैप जंक्शन क्या होती है, कनेक्शन प्रोटीन रहती है, तो कनेक्शन प्रोटीन जब नीचे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, कंडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो कनेक्शन प्रोटीन कौन सी होती है, 43, 45। अब ये सेल्स में जो है आपस में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कनेक्शन प्रोटीन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे जो होता है कैरी करने की एफिशिएंसी, कंडक्शन एफिशिएंसी बढ़ता जाता है। अब बात करें रेगुलेशन का, ये रेगुलेशन कैसे होता है, तो हमने डिस्कस किया जो मेन क्या है, जो पेस मेकर सेल्स हैं वो हैं, तो उनका खुद का एक सिस्टम बना हुआ है, ये होता है, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सिस्टम। तो वो खुद का सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, आईसीसी, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। वो कैसे करती हैं, जैसे अभी डिस्कस किए थे, वो बेसल रिदम एक जनरेट करती है। फिर दूसरा जो रहता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है उसको कराती है। तो जो मसल्स का मायोजेनिक कंट्रोल रहता है वो भी स्पॉन्टेनियस रहता है और वो किसी दूसरे नर्व पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो इंट्रिंसिक मतलब सब कुछ अपने आप में व्यवस्था है, सब कुछ अपने आप सब कोई अपना काम कर लेता है। जो मसल्स रहती हैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, आईसीसी सेल्स जो रहती हैं वो खुद ही जो रहता है बेसल रिदम कंट्रोल करता है। दूसरा रहता है कि इसके ऊपर भी कोई बैठा रहता है, तो एक्सटेंसिव ऑटोनॉमिक कंट्रोल। तो ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में हम देखते हैं एक म्यूनिसपैलिटी है और दूसरा रहता है स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, म्यूनिसपैलिटी जो रहती है अपने आप काम करती है और उसको जो रहता है स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है दिल्ली की वो उसको रेगुलेट भी करती है। तो अगर म्यूनिसपैलिटी जो रहता है अपना काम, उसमें सब कोई कौन कौन से होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल और मायोजेनिक कंट्रोल। अब एक्सटेंसिव कंट्रोल क्या होगा, एक्सटेंसिव कंट्रोल वही तीन जो हर जगह होते हैं। पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा रहेगा पैरासिम्पैथेटिक और तीसरा रहेगा सेंसरी या सोमैटिक जिसको बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम पूरे जो जेनेटिव नर्वस सिस्टम में आता है वो कहाँ से, थोरैको लंबर से होता है। कहीं कहीं T10 से L1 लिखा रहता है और कहीं T11 से L2 लिखा रहता है। तो थोरैको लंबर आउटफ्लो रहता है T10 से L1। अब बेसिकली आता किससे है, तो थोरैको लंबर आउटफ्लो से जो रहता है यहाँ पे रीनल प्लेक्सस बनता है। रीनल प्लेक्सस जो रहता है कैसे बनता है, जो सीलियक गैंग्लियन होता है, एओर्टा के आगे कौन कौन सी आती है, सीलियक, सुपियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक। ये है सुपियर मेसेंट्रिक के पास एक गैंग्लियन रहेगा, दूसरा सीलियक के पास रहेगा, तीसरा जहाँ से रीनल निकल रही है तो एटिको रीनल। तो ये तीनों आपस में मिलके जो रहती है गुच्छा बना के कहाँ जाते हैं, प्लेक्सस बनाती है अराउंड द रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी तो इसको बोलते हैं रीनल प्लेक्सस, और रीनल प्लेक्सस से फिर पूरी किडनी में सप्लाई जाती है। तो अगर हम बात करें जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो वाई रीनल प्लेक्सस जाती है, और रीनल प्लेक्सस जो रहता है वो कौन सी रहती है, T10 से L1, थोरैको लंबर आउटफ्लो। अब जैसे अगर हमें बात करें सेक्स करने का, तो सेक्स जब हम करते हैं तो एक रिलैक्स इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उस समय
जब हम सेक्स करते हैं तो एनो रिलीज होता है, तब इरेक्शन होता है। और उस समय हमें जो रहता है, उस समय यूरिन तो नहीं पास करना है, तो उस समय क्या होगा, पेरिस्टालसिस इनहिबिट रहेगा ड्यू टू स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेरिस्टालसिस का, तो पेरिस्टालसिस किससे कोऑर्डिनेटेड रहता है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, S2, S3 और S4। तो S2, S3, S4 जो रहता है उसमें कौन सी नर्व्स जाती हैं, पेल्विक स्प्लैंकिंग, वो पेरिस्टालसिस कॉज कराती हैं। P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, P फॉर पेरिस्टालसिस। तो जब भी हमें यूरिन पास करना रहेगा तो हम रिलैक्स स्टेट में करेंगे। तो रिलैक्स स्टेट में रहेंगे तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो यूरिन जब पास करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, यूरिन में पेरिस्टालसिस होगी और तब यूरिन पास करते हैं। तो जो ये स्मूथ मसल्स जब रिलैक्स होती हैं, ये सिंपैथेटिक सिस्टम में रहेगा, तो ये पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करती हैं। फिर तीसरा जो रहता है स्ट्रेस सिग्नल। स्ट्रेस सिग्नल जो रहता है, इसमें जो रहता है बेसिकली सेंसरी फाइबर्स किससे कैरी होगा, रीनल प्लेक्सस से। ये चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो रहता है पुडेंटल नर्व नहीं होता है, पुडेंटल नर्व नीचे रहता है, यहाँ पे रीनल प्लेक्सस के थ्रू होता है। तो जो मैं सेक्स वाली बात बता रहा था वो इसलिए बता रहा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आप डायलेटेड है तो उस समय जो रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है रिलीज होगा। अब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो उस समय यूरिन पास नहीं करना है, तो ये जो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर एक तरीके से क्या होगा, इनिबिटरी। तो एक तरीके का ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और दूसरा इनिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, VIP। फिर अब हम बात करें पेरिस्टालसिस कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या निकालते हैं, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन कैसा होगा, एक्साइटेटरी। और दूसरा कौन सा होता है, सब्सटेंस P। फिर उसके बाद अब बात करें इनको मॉड्यूलेट कौन करता है, मॉड्यूलेट जो होते हैं वो बेसिकली एनर्जी चाहिए रहता है, ATP और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ATP क्या होता है, मनी होता है। अब इस पैसे की मदद से टोन और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करें फिजियोलॉजिकल फंक्शन यूपीजे का क्या होता है, जो अभी तक डिस्कस करते आए, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है पहला, दूसरा बोलस फॉर्मेशन, तीसरा प्रेशर और चौथा फंक्शनल वॉल्व। तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेटेड पेरिस्टालसिस होती है उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन जो रहता है प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, दैट इज फ्रॉम पेल्विस टू यूरेटर टू ब्लैडर, ऐसे जाता है। फिर बोलस फॉर्मेशन क्यों होता है, मसल जो रहती हैं एक के बाद एक जो रहते हैं सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बोलस फॉर्म होता है। बोलस फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, एफिशिएंट प्रोपल्शन होता है। जैसे ये रहा, तो पहले यहाँ की सारी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट की और इतना बड़ा बोलस बनाया, फिर इसके आगे वाली कॉन्ट्रैक्ट की एक साथ, फिर ये बोलस बनाया, तो ऐसे करके प्रोपगेशन हो जाएगा। फिर तीसरा जो प्रेशर वाला सिस्टम क्या रहता है कि जो पेल्विस, अगर यूपीजे की बात करें तो जो पेल्विस रहता है वो काफी कंप्लायंस होता है। तो पेल्विस काफी जो कंप्लायंस होता है तो वो क्या करता है, जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स जो रहते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये चीज जो रहता है यूपीजे क्या करता है, यूपीजे का एक और काम होता है रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो। तो ये एक तरीके का कैसा वाल्व होता है, फंक्शनल वाल्व होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी स्फिंक्टर नहीं होता है। अब बात करें डिफ्रेंशिएशन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो हम डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे वो कब हो रहा था, 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, और वो बेसिकली क्रेनियल से कॉर्डल की तरफ होता है, क्रेनियल से कॉर्डल की तरफ। और ये डिफ्रेंशिएशन जो था उसके लिए 3-4 फैक्टर थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो था कैल्सी न्यूरिन, हमने डिस्कस किया था कैल्सी न्यूरिन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जिसमें ये 4 फैक्टर थे, कैल्शियम न्यूरिन, स्मूथ मसल डिफरेंशिएशन, और 4 और कौन थे, टीबीएक्स जो था आइडेंटिफाई कर रहा था, BMP4 उसको जो प्रोजेनेटर्स को स्मूथ मसल सेल्स बना रहा था। फिर उसको खाना पानी कहाँ से मिला था, TSH, Z3 और मायोसिडी, और कैल्शियम न्यूरिन कैरियर चूज करने में हेल्प कर रहा था, दैट इज स्मूथ मसल डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया कैल्शियम न्यूरिन। अब बात करें कॉनेक्सिन, कॉनेक्सिन 43 और किट पॉजिटिव। तो कनेक्सिन 43 और किट पॉजिटिव किस लिए इंपॉर्टेंट होता था, इनका काम क्या होता था, ये धीरे धीरे बढ़ भी जाते थे गैप जंक्शन। तो ये गैप जंक्शन प्रोटीन होते हैं। तो इससे होता क्या है कि पेरिस्टालसिस बढ़ता है। तो जो पोस्ट नेटल पेरिस्टालसिस होता है वो बेसिकली जो रहता है कनेक्सिन 43 से होता है, और दूसरा जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजाल होती हैं उनसे होता है। और वो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजाल जो रहते हैं वो क्या होती हैं, किट पॉजिटिव रहती है। तो ये जो चीज रहता है इंपॉर्टेंट रहता है फॉर पेरिस्टालसिस। फिर अगर हम बात करें कंजेनाइटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन का, तो क्यों होगा कंजेनाइटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो आईसीसी का नेटवर्क है, इंटरस्टिशियल सेल कैजाल का नेटवर्क है, वो मैच्योर नहीं हुआ रहता है। तो इस वजह से जो रहता है कंजेनाइटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और कई बार ये डिलेड जब मैचुरेशन होता है तो जो फीटस में
जो रहता है डिलेड जब नियोनेट्स में होता है तो आगे चल के वो ठीक भी हो जाता है। तो अगर हम बात करें क्लिनिकल कोरिलेशन का, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है पीयूजे का वो कंजेनाइटल होता है पीडियाट्रिक्स में मोस्ट कॉमन, और ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो किस वजह से होता है? ए पेरिस्टाल्टिक सेगमेंट, दूसरा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल जो है वो एब्सेंट है, लॉस है, तीसरा वो कनेक्सिन जो प्रोटीन था गैप जंक्शन उसका एक्सप्रेशन जो है कम है या डिफेक्टिव है, और चौथा जो रहता है वो एक्सटर्नल कंप्रेशन किसकी वजह से? लोअर पोल वेसल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पीयूजे हो रहा है वो किस वजह से था? यूजुअली बच्चों में हो रहा है तो ये पेरिस्टाल्टिक सेगमेंट होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल जो है वो काम नहीं कर रही है, फिर गैप जंक्शन भी कम है, इस वजह से भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो होता है एक्सटर्नल कंप्रेशन है, और एक्सटर्नल कंप्रेशन किसकी वजह से हो रहा है? लोअर पोल वेसल्स की वजह से। तो होता क्या है, अगर पीयूजे हो गया है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेल्विक का प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो पेल्विक का प्रेशर, क्योंकि यूरिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो पेल्विक का प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो फिर फाइनली क्या होगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। और फिर जो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से जब क्रोनिक डिस्टेंशन होगा, कई बार क्या होता है क्रोनिक डिस्टेंशन जब होता है तो उसकी वजह से स्मूथ मसल सेल्स की फाइब्रोसिस भी हो जाती है और पेसमेकर सेल्स जो रहते हैं वो चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। और ये सब कब होता है? ये क्रोनिक डिस्टेंशन वाला जब नीचे कोई स्टोन हो, तो ऐसे केस में स्मूथ मसल सेल्स की फाइब्रोसिस होती है और पेसमेकर सेल्स चला जाता है। तो इसमें नया क्या क्या है पीयूजे से रिलेटेड? पहला है इमेजिंग। इमेजिंग में हम लोग जो नया है वो है हाई रिजोल्यूशन मैनोमेट्री होता है, और दूसरा जो रहता है हाई रिजोल्यूशन डायोटिक रीनोग्राफी। तो ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जैसे बताया हमने कि यूरेटर कैसा था? इसोफेगस की तरह। तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। अगर यूरेटर इसोफेगस में मोटेलिटी डिसऑर्डर होता था तो हम क्या करते थे? मैनोमेट्री। उसी तरीके से सेम मैनोमेट्री को यहाँ पे भी ट्राई किया जा रहा है, तो क्योंकि यूपीजे भी एक तरीके का मोटेलिटी डिसऑर्डर है, तो हाई रिजोल्यूशन मैनोमेट्री नया है। दूसरा है हाई रिजोल्यूशन डायरेटिक रीनोग्राफी या मैक्सी स्कैन। तो इससे क्या हेल्प मिलेगा? फंक्शनल इमेजिंग डायनेमिक असेसमेंट मिलता है। फिर उसके बाद अब हमने देखा कि जो कनेक्सिन 43 है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और सी किट जो रहता है वो इंटरस्टिशियल सेल्स कजाल का मार्कर होता है। तो हम ये जो मॉलिकुलर मार्कर की तरह इनको यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पेरिस्टाल्सिस होगा या नहीं होगा, या अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो कितना सीवियर होगा। तो मॉलिकुलर मार्कर। फिर जो चौथा होता है उसमें क्या रहता है कि हम अगर ये जो आईसीसी का नेटवर्क है, इंटरस्टिशियल सेल्स कजाल का नेटवर्क है, उसको जो रहता है स्टेम सेल के थ्रू रिस्टोर कर दें तो इससे क्या होगा? पीयूजे रिलीव हो जाएगा। तो ये हो गया टिश्यू इंजीनियरिंग या रीजनरेटिव बायोलॉजी। फिर अगला जो नया चीज आया है वो होता है रोबोटिक रिकंस्ट्रक्शन। रोबोटिक रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस जो रहता है हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा टेंशन फ्री एनास्टोमोसिस से? कि लीक नहीं होगा। और दूसरा क्या होता है? हम लोग प्रिसाइज रिसेक्शन कर सकते हैं। ये सब चीजें रोबोट की मदद कर सकते हैं, तो इसकी वजह से वस्कुलरिटी मेंटेन रहती है और पेसमेकर टिश्यूज भी मेंटेन रहता है। अब बात करें कि इसका डायग्नोसिस बनाते कैसे हैं पीयूजेओ का। अगर हम पीयूजेओ का जो पेशेंट है डायग्नोसिस कैसे बना रहे हैं, तो अगर हमने डायोटिक रीनोग्राम कराया सबसे पहले, तो अगर उसमें टी हाफ अगर 20 मिनट से ज़्यादा है तो पेशेंट को पीयूजेओ रहता है। फिर अगर जो मैनोमेट्री रहता है वो एक्सपेरिमेंटल रहता है, बट मैनोमेट्री में अगर हम बात करें तो अगर जो प्रेशर वेव है उसका पैटर्न देखते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो क्या होगा? ए पेरिस्टाल्टिक सेगमेंट होता है। फिर अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड डॉपलर, उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड डॉपलर में क्या करते हैं? रेजिस्टिव इंडेक्स देखते हैं, और रेजिस्टिव इंडेक्स अगर 0.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है पीयूजे। फिर उसके बाद आईवीयू में जो रहता है हम लोग क्या देखते हैं? कॉर्टिकल रिम साइन। ये जो कॉर्टिकल रिम साइन है ये सिटी में भी हम देख सकते हैं। तो आईवीयू जो है अब उतना यूज नहीं करते हैं, बट कॉर्टिकल रिम साइन जो रहता है वो सिटी में भी देखते हैं। और ये क्या बताता है कि जो कॉर्टेक्स की सप्लाई है वो चली गई है, कॉर्टेक्स की सप्लाई चली गई है। और रिम साइन में क्या होता है कि ये जो पूरा रहता है बस कॉर्टेक्स इतना चमकता है, बाकी सारा जो किडनी रहता है वो चला गया रहता है, कंप्रेस हो जाता है, सप्लाई मस्कुलर सप्लाई चली गई रहती है। तो हमने क्या क्या देखा कि जो पीयूजे है वो जो रहता है वो पेरिस्टाल्टिक वाल्व होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है ना कि एनाटॉमिकल होता है। फिर जो यूरिन जो रहता है वो जो रहता है उसमें कोई कंटिन्यूअस स्ट्रीम नहीं रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो आईसीसी सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स
होती है वो जो रहती है न्यूरल ओरिजिन की नहीं होती है। अगर जो कनेक्शन गैप प्रोटीन होता है अगर उसका लॉस हो जाएगा तो डिसपेरिस्टालसिस हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, जो स्टोन बन जाता है उनकी वजह से जो रहता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन और कोलेजन का रेशियो चेंज हो जाता है। कोलेजन बेसिकली टाइप 1 और टाइप 3 का रेशियो चेंज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है कॉर्टिकल रिम साइन, इसमें हम देख सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स है वो रीनल कॉर्टेक्स है, सिर्फ इतना ही हिस्सा चमक रहा है और ये हिस्सा जो है काला दिख रहा है। तो जो ये काला दिख रहा है तो यहाँ खून की सप्लाई नहीं हो रही इसलिए काला दिख रहा है। और ये जो पेरिफेरल जो है वो पेरिफेरल रिम है वो चमक रहा है। वो क्यों चमकता है, क्योंकि छोटे छोटे कॉर्टिकल जो वेसल्स होती हैं कैप्सूल पे वो अभी भी जिंदा है तो उसकी सप्लाई से चमक रहा है। अब ये बात करते हैं ये रिवर्स रिम साइन। रिवर्स रिम साइन में क्या होता है कि ये कॉर्टेक्स तो पूरा काला दिखेगा, इसका मतलब कॉर्टेक्स की तो गई सप्लाई, बट मेडुला की सप्लाई रहती है, बचा रहता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रिम साइन। दोनों जो है मिलेगा किसमें, कॉर्टिकल नेक्रोसिस में ही मिलेगा। इसमें भी कॉर्टेक्स चला गया है, इसमें भी कॉर्टेक्स चला गया है, तो ये होता है रिवर्स रिम साइन। इसमें भी जो दिख रहा है वो क्या है, रिवर्स रिम साइन। फिर अगर हम बात करें फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन का, तो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है वो बिना किसी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के भी हो रह सकता है, उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसमें जो प्यूजे रहता है वो नॉर्मल कैलिबर का रहता है। फिर जो पीडियाट्रिक बच्चों में प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कई बार जो रहता है अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जो पेरिस्टाल्टिक मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे मैच्योर होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, पेस मेकर सेल्स होती हैं जो कि स्लो वेव्स जनरेट करती हैं। स्लो वेव से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है और उससे यूरिन डायरेक्शनल यूरिन का फ्लो होता है। अब बात करें कि हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी क्यों होती है। अब ये यूपीजे है, यहाँ पे डायलेट हो गया ये सेगमेंट, तो इसमें बेसिकली होता क्यों है, हमने पढ़ा कि जो बेसिकली मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर स्मूथ मसल सेल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट बढ़ जाएगा तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, तो इससे होगा क्या, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा स्मूथ मसल सेल लेयर की, और जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा, नर्व फाइबर्स कम हो जाए। नर्व फाइबर्स कम हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल जो रहता है इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, तो फिर फाइनली पेशेंट को क्या डेवलप करता है, पेस मेकर सेल जो रहता है लॉस हो जाता है, तो प्यूजे हो जाता है और पेशेंट को जो रहता है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है।